हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम CFF पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC06 के रिपोर्ट के क्वेश्चन का आंसर का डिस्कशन करेंगे। पहला रिपोर्ट है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ और रिपोर्ट का प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप हेडिंग दोगे। हेडिंग आपका क्वेश्चन वाला भी हेडिंग हो सकता है या आप अलग से भी कोई अपना कैची सा हेडलाइन बना सकते हो, मगर इस हेडलाइन को या हेडिंग को आप सिंगल कोट में नहीं रखोगे, आप अंडरलाइन नहीं करोगे और कोशिश करो कैप्स में दो या फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैप्स में कर दो, सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैप्स में, यानी जितने भी वर्ड्स है उसका फर्स्ट लेटर कैप्स में कर दो या एंटायर हेडिंग को ही कैप्स में कर सकते हो, मगर बहुत बड़ा बड़ा मत लिखो हेडिंग। रही बात डेट की, तो डेट आप एग्ज़ाम डेट हमेशा दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब भी आपका कोई इंसिडेंट होता है तो उस इंसिडेंट का जो मंथ है उसके बाद एक मंथ बाद वाला आप डेट दोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये हॉर्मुज़ इसलिए पूछा गया है क्योंकि वहाँ पे टेंशन चल रहा था, इसीलिए पूछा गया है। तो वो टेंशन कौन से मंथ में चल रहा था, उसके एक मंथ बाद वाला आपको डेट देना चाहिए। ओके, वरना एग्जाम डेट दे दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्लेस यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर लिख दोगे तो बेटर रहेगा, वैसे उधर पर भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर फर्स्ट में प्लेस लिखते हैं, ग्रामेटिकली ये सही रहता है। ओके, तो प्लेस लिख दिया, फिर हमने डेट दे दिया, फाइन। अब प्लेस जो है या तो आप हमेशा दिल्ली लिखोगे तो बेटर रहेगा, और कोई अपने प्लेस आप जहाँ पर रहते हो वो प्लेस का नाम आपको नहीं देना है। ये कैपिटल है तो आप इसको दे सकते हो, वरना आप एक और प्लेस दे सकते हो। सपोज जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है तो वो इंसिडेंट वाला जो प्लेस है वो आप दे सकते हो, यानी आप ईरान में कोई एक जगह है उसका भी आप नाम दे सकते हो। ओके, मगर आप इस प्लेस में कोई कंट्री का नाम नहीं दे सकते, कोई स्टेट का नाम नहीं दे सकते हो। अगर देना है कोई सिटी का नाम दोगे, यानी ईरान में अगर कोई सिटी है आप उसका भी नाम दे सकते हो। ओके, तो जहाँ पे जो इवेंट हो रहा है उस जगह का भी आप नाम दे सकते हो। ओके, और बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट लिखना है, करस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग नहीं गलत नहीं करोगे, स्पेशल को आप लोकल करस्पॉन्डेंट भी लिख सकते हो। ओके, स्पेशल में एस कैपिटल कर देना, करस्पॉन्डेंट में सी कैपिटल कर देना, बी में बाई में बी कैपिटल कर देना, फाइन। अब उसके बाद ये फॉर्मेट हो गया आपका। अब नेक्स्ट फॉर्मेट होता है वो बॉडी ऑफ द रिपोर्ट का। इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट नहीं कहूँगी, स्ट्रक्चर कहूँगी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत रिजिड होता है। हमेशा आपके रिपोर्ट में 3 पैराग्राफ्स होते हैं। आप देख रहे हो मैंने 3 पैराग्राफ्स लिखा है, तो हमेशा 3 पैराग्राफ्स होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आप व्हाट, व्हेन, वेयर, हु का आंसर करोगे। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ है क्या, व्हाट, ठीक है। अगर आप वेंथ का बताना चाहे, इसमें वेंथ का कुछ मतलब नहीं होगा, मगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ से रिलेटेड कोई करंट में इश्यूज चल रहा है आप यहाँ पर दे सकते हो। ओके, और यह स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ का जैसे मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया है वो भी दे सकते हैं। बेसिकली स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ का सिग्निफिकेंस क्या है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर यहाँ पर टेंशन, सेकेंड पैराग्राफ में मैंने टेंशन्स के बारे में जिक्र कर दिया। बेसिकली सेकेंड पैराग्राफ में आपको हाउ ऑफ वाई के बारे में बात करनी है, इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करनी है। तो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में टेंशन्स क्यों हैं वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। आपका रिपोर्ट क्वेश्चन है स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़, तो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ क्या है ये मैंने बता दिया। अब वहाँ पे जो टेंशन्स चल रहे हैं वो मैंने बता दिया, क्यों अभी स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ न्यूज़ बना हुआ है। ओके, टेंशन्स की वजह से। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आपको एक्सपर्ट्स के ओपिनियन देने हैं, गवर्नमेंट के ओपिनियन देने हैं। ओके, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स लिख सकते हो अगर आपको नाम नहीं पता तो। अब मैंने पहले फर्स्ट पैराग्राफ में इसका सिग्निफिकेंस बता दिया है कि स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ कहाँ सिचुएटेड है जोग्राफिकली, ओमन और ईरान के बीच में, और दे शेयर टेरिटोरियल राइट्स ओवर द वाटर्स। The Straits provides the only sea passage from the Persian Gulf to the open ocean and is one of the world's most strategically important choke points. It links Middle East oil producers to the world markets. It accounts for 1/3 of the global oil trade and LNG trade. तो यहाँ पर मैंने Straits of Hormuz का significance बताया है। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ tensions between Tehran and US. In 2018, the US withdrew from the Iran nuclear deal.
and impose sanctions on it. The year 2019 witnessed a series of attacks against oil tankers in the Gulf of Oman. Iran asserted that if it were attacked by the US, the strait would be sealed off. तो यहाँ पर मैंने टेंशन बता दिया. अब यहाँ पे मैं एक्सपर्ट्स का ओपिनियन बता रही हूँ कि जो ईरान धमकी दे रहा है कि वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को सील कर देगा, तो ऐसा वो नहीं करेगा, क्योंकि ईरान जो है पूरा का पूरा उसका इकोनॉमी डिपेंड करता है जो शिपमेंट ऑफ ऑयल थ्रू द स्ट्रेट. पूरा का पूरा उसका इकोनॉमी ही डिपेंड करता है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ पे. और इसमें अगर इंडिया का कहीं पे रोल है तो वो भी आप लिख सकते हो. जैसे कोई भी इंटरनेशनल इश्यूज आते हैं और उसमें आपको लगता है कि यहाँ पर इंडिया का रोल देना ज़रूरी है, तो आप थर्ड पैराग्राफ में दे दो. इंटरनेशनल इशू के बारे में आप बहुत अच्छे से बता दो और फिर थर्ड पैराग्राफ में इंडिया का रोल बता दो, या इंडिया इस इशू की वजह से कैसे अफेक्टेड है वो आप थर्ड पैराग्राफ में बता सकते हो. जैसे लास्ट टाइम मैंने ब्रेक्सिट दिया था, तो ब्रेक्सिट के बारे में मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ में अच्छे से बता दिया था, मगर ब्रेक्सिट का क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया पे वो मैंने थर्ड पैराग्राफ में बताया था. तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ इंडिया अलॉन्ग विद चाइना, ओमन, इंडिया एंड अफगानिस्तान. यहाँ पे बार बार इंडिया आ रहा है, मैं इसको हटा देती हूँ. In January 2020, India along with China, Oman and Afghanistan attended Hormuz Peace Initiative held in Tehran to stabilize the Strait of Hormuz in the backdrop of US-Iran tensions. But this tension hasn't paused amid the coronavirus pandemic, and there have been reported maritime incidents in and around the strait as well. एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपने डेट दिया है ना, उसके पहले जो जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो ही आप बताओगे. डेट के बाद जो जो इंसिडेंट हुआ है वो आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि तब तक आपको पता ही नहीं है. आप रिपोर्ट लिख रहे हो 25 मार्च को, तो 25 मार्च के पहले जो जो हुआ है वो आपको पता है, वो लिख सकते हो. मगर 25 मार्च के बाद जो जो हुआ है वो आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, राइट. तो यहाँ पर मैंने कोरोना वायरस पैंडेमिक के बारे में बताया है, और इस समय लॉकडाउन शुरू ही हुआ था इंडिया में. कोरोना वायरस का आउटब्रेक बहुत अच्छे से पता चल गया था बाय 25 मार्च. तो मैं बस इसमें यही कह रही हूँ कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के बावजूद भी अभी भी मैरिटाइम इंसिडेंट्स हो रहे हैं स्टेट्स के अराउंड. फाइन. नेक्स्ट है डीक्रिमिनलाइजिंग बेगिंग. यहाँ पर मैंने हेडिंग दिया है बेगिंग नॉट एन ऑफेंस, और मैंने डेट दिया है 22 जनवरी 2019. अब 2019 इसलिए दिया है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त 2018 में बेगिंग को डीक्रिमिनलाइज किया था. तो मैं 1 साल बाद इसके बारे में लिख रही हूँ. ओके, नॉट 1 साल बाद, 6 महीने बाद. ठीक है. और बेगिंग को डीक्रिमिनलाइज करना, तो डीक्रिमिनलाइज कौन किया है बेगिंग को, यहाँ पर मैंने लिखा है. ओके, दिल्ली हाई कोर्ट इन अगस्त 2018. तो मैंने, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने वेन का आंसर कर दिया. अब व्हाट का आंसर करूँगी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बेगिंग को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर जो हाई कोर्ट है वो भी सेम ही वर्डिक्ट दिया है बेगिंग के बारे में, यानी इन्होंने भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है. ये बेगरी लॉ क्या था वो मैंने यहाँ पे बताया है कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, मगर डीक्रिमिनलाइज करने के पहले ये क्या था. It was enacted in Bombay in 1958. Under this, begging is treated as an offense that leads to arrest without a warrant. The first time offenders were put into beggars' home or in detention homes and had to stay for 1 to 3 years. The punishment could extend up to 7 years for the second time offenders. यानी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होंगे तो लगभग 3 साल, मगर जो सेकेंड टाइम ऑफेंडर्स होंगे उनका होगा 7 साल. और लिखा है कि सेंट्रल लॉ कोई भी नहीं है बेगिंग पे. ये तो स्टेट्स जो है, ज़्यादातर स्टेट्स है वो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट को ही अडॉप्ट किया है. द रैशनल बिहाइंड एंटी बेगरी लॉज हैज़ लार्जली बीन सीन एज अ टूल टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी अगेंस्ट अनहाइजीनिक एलिमेंट्स एंड प्रिवेंट अनॉयंस टू टूरिस्ट. तो एंटी बेगरी लॉज जो है वो इसलिए है ताकि पब्लिक का सेफ्टी हो सके. अब यहाँ पे मैंने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन दिया है जैसे कि मैंने पहले किया था. ओके, एकदम स्ट्रक्चर रिजिड है. अगर आप इसको फॉलो करोगे तो बस आपको अपने कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना है कि हाँ मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट, व्हेन, वेयर, हु का आंसर करना है, सेकेंड पैराग्राफ में वाई, ये सब का. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी बता दिया वाई का कि एंटी बेगरीज लॉ क्यों थी.
According to experts, a court can strike down an unconstitutional law, but it cannot reform the society. So according to them, the state government should focus on their rehabilitation and integration. Along with it, they must crack down on the unorganized begging racket, otherwise decriminalization will become incentive to exploit the poor people. तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कोई भी जो लॉ है वो सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं कर सकती है. बेगर्स को रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, इंटीग्रेशन की ज़रूरत है. यदि आपको इस टेस्ट पेपर का आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप 20 AC06 164 वाले लिंक में क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट करके इसकी PDF आपको मिल जाएगी. थैंक यू स्टूडेंट्स.